वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर लश्कर के टॉप आतंकी को पाकिस्तान में ठोक दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने उसे जहन्नुम पहुंचा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। आतंकी सैफुल्लाह खालिद को मौत के घाट अज्ञातों ने उतारा है। नेपाल से ऑपरेट करता था वो पूरे ग्रुप को, ये जो आतंकी सैफुल्लाह था, लेकिन अब उसे जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। 2006 में आरएसएस के मुख्यालय पर हमले का साजिश करता रहा है ये सैफुल्लाह। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और अज्ञात एक बार फिर से इस तरीके से इन आतंकियों को ठिकाने लगाना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, अज्ञात हमलावर जो हैं, पहले हमने देखा कनाडा में, पहले हमने देखा अमेरिका में, पहले हमने देखा ब्रिटेन में, अब पाकिस्तान में भी अज्ञात हमलावर इसी तरीके की ठुकाई कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान में सबसे पहले से और सबसे ज्यादा ठुकाई की है। ये जो मारे गए हैं, इसका नाम है रजाउल्लाह निजामनी उर्फ गाजी उर्फ अबू सैफुल्लाह उर्फ विनोद कुमार उर्फ, ये क्या है कि 17 नाम लेके घूम रहा था ये। और इसने 2001 में कश्मीर घाटी से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये 2003 में नेपाल में एक अबू चीमा, वहां लश्कर का प्रमुख है नेपाल में, उसके अंडर काम करना शुरू किया। फिर विनोद कुमार के नाम से बिहार के रास्ते भारत में इसकी एंट्री होती है और इसने भारत के अंदर 3 बड़े कांडों को अंजाम दिया। आपको याद होगा 2006 में आरएसएस मुख्यालय में धमाके हुए थे उसके पास, उसमें ये मास्टरमाइंड था, इसका नाम आया था उस वक्त। उसके बाद एक रामपुर में सीआरपीएफ का कैंप था, वहां पे फिर ब्लास्ट हुआ था, उसमें नाम आया था। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वहां था, वहां इसका नाम आया। और इन सब धमाके के करने के बाद इसको पाकिस्तान में गाजी की उपाधि दी गई और उसके बाद ये अबू सैफुल्लाह गाजी अबू सैफुल्लाह हो गए। और फिर पाकिस्तान में ये चला गया जहां पे इसकी हत्या हुई है। उस जगह का नाम है मालती पलखरा चौक है बाजार में। ये सिंध प्रांत के हैदराबाद जिले में स्थित है। इससे पहले बार बार आईएसआई ने, जो पाकिस्तान के गुप्त एजेंसी, उसने इसे वार्न किया था और खास एहतियात बरतने को कहा था कि आप कभी भी बाहर नहीं निकलिए, आप घर पे ही रहा कीजिए, क्योंकि आपकी रेकी हो रही है, कभी भी आपके साथ कुछ हो सकता है। लेकिन पंकज जी, जब अज्ञात हमलावर इस तरीके से मारते हैं, जो कि खासकर भारत के दुश्मन होते हैं, तो एक आरोप लगना शुरू हो जाता है। हालांकि उन आरोपों में कुछ भी सच्चाई नहीं है, गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन अब फिर से आरोप लगना पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दिया गया है। नहीं, 2 चीज पाकिस्तान में हो रहा है। एक है टफ वॉर बिटवीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां कई तरह के इस तरह की संस्थाएं हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो रहा है। और दूसरा, आप याद रखिए कि आईएसआई ऐसी एजेंसी है जो काम निकलने के बाद अपने लोगों को खुद ही ठोक देती है, ये याद रखिएगा। इसने जितने दिन कश्मीर में करना था या नेपाल में करना था, भारत में आकर करके ये वापस जा चुका था। इसलिए ये हिट लिस्ट में था कि अब ऐसे लोगों को सबूत के तौर पर जिंदा रखकर क्या फायदा। आप देखें कि जो भी आतंकी जो बुजुर्ग हो जाता है, जब वो काम करने लायक नहीं रहता, तो आईएसआई के लोग ही और पाकिस्तानी आर्मी के लोग ही उसे ठोक देते हैं। इसलिए भारत पे जो ये इल्जाम लगा रहा है, वो कहीं पता कीजिए कि कहीं पाकिस्तानी आर्मी ही तो इन लोगों को धीरे धीरे करके साफ नहीं करेगी, क्योंकि ये बूढ़ा हो गया, इन लोगों को खर्चा पानी देना पड़ता है। और क्यों पाकिस्तान अपना पैसा बर्बाद किए, उस पैसे में किसी यंग रिक्रूट को तैयार करके मरने के लिए भेज सकता है। एक तो ये है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि आपस में आतंकी संगठनों में कई बार गोलीबारी की घटना हुई है, आपस में भी ये सब लड़ रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट के लिए। जैसे हिजबुल मुजाहिदीन हुआ करता था, उसके बाद जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तोयबा है, इस तरह कम से कम 17 तंजीमें वहां हैं और उन 17 का अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। और अंत में तो सबको आईएसआई और पाकिस्तान फौजी फंड करती है, लेकिन पैसे के लिए आपस में इनका झगड़ा है। नहीं तो इसकी तस्वीरें तो हाफिज सईद के साथ भी कई बार देखी गई। हाफिज सईद से ही ट्रेन होता था। बिल्कुल, ये हाफिज सईद से ट्रेन होता था, लेकिन बाद में हाफिज सईद से बगावत करके चला गया था सलाउद्दीन के पास और फिर ये लश्कर की तरफ से काम करने लगा।
और जिसको हमने ट्रेनिंग दी है, हमने जिस पे खर्च किए हैं, अगर वो लड़का हमसे बगावत करके किसी दूसरे मिलिटेंट ग्रुप में चला जाए तो फिर उसके साथ क्या करते हैं आपको पता है। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जो पाकिस्तान जो आरोप लगा रहा है, भारत का उल्टा कहना है। भारत का कहना है कि आईएसआई के लोग ही इन बूढ़े बेकार हो चुके लोगों को ठोक रही है ताकि खर्चा नहीं देना पड़े। और ऐसे करके मैं देख रहा था एक आंकड़े, पिछले 3 सालों में 186 लोगों की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। अरे भाई, आपका इंटेलिजेंस कहां है? मान लिया कि 1-2 आदमी कर दे कांड तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के हर शहर में, अब बताइए सिंध प्रांत में, हैदराबाद जैसे शहर के बगल में पिलखारा जो चौक है, बिल्कुल चौक पर दिन दहाड़े दोपहर के 3-3:30 बजे के बीच में उसकी हत्या हुई है। अगर हत्या कर दी जाती है तो इसका मतलब कि या तो एकदम आप नाकारा हैं और या फिर आप खुद करवा रहे हैं, यही हो सकता है। लगातार तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जो पुराने आतंकी थे, पाकिस्तान में और पाकिस्तानी आर्मी को लेकर तो अभी खबरें तमाम आई कि भुखमरी है ही। तो जो एक ये कहा जा रहा है कि भुखमरी ऊपर से है और फिर ऐसे लोगों को पालना पड़ रहा है जो किसी काम के नहीं रह गए, जिसका जिक्र आपने भी किया, इसीलिए इनको साफ करते चल रहे हैं रास्ते से। जितने बूढ़े और बेकार हो चुके आतंकी हैं जो कि भारत में या दूसरे जगहों पर कांड करके पाकिस्तान में हैं, उनको पाकिस्तानी फौज और आईएसआई पेंशन, पैसे, फैसिलिटी, सुरक्षा सब देती है। अब वो बर्डन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जवानी में आपने हमारे लिए काम किया, कहीं जाके बम विस्फोट कराया, कहीं किसी को विस्फोट से उड़ा दिया, तो ये ठीक है, लेकिन जब तक आपका काम था तब तक। उसके बाद क्या? जब वापस आप पाकिस्तान आ गए तो आप बैठ के रोटियां तोड़ रहे हैं मुफ्त की, या किसी मदरसे में पढ़ा रहे होंगे, या दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे होंगे। अगर ये भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप हमारे लिए बेकार हैं, और ऐसे लोगों को खुद आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ही एलिमिनेट कर रही है। किसी यंग, आप देखा है इतने सारे लोग मारे गए, कोई यंग ऑपरेट करने वाला टेररिस्ट क्यों नहीं मारा गया जो कि बिल्कुल जवान हो? जो अज्ञात बंदूकधारी अगर भारत करवा रहा होता तो अपने यहां कश्मीर में छिपे इन आतंकियों को मारता। वो तो हमारी फौज कर रही है, अज्ञात बंदूकधारियों की जरूरत नहीं है। और फिर भारत को चोरी छिपे किसी को मारने की जरूरत नहीं है, भारत घुस के मारना जानता है, आंख में आंख डालकर। अरे जब मारना होगा तो जाके वो बहावलपुर में मार दिया एक साथ 100 को। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची हर जगह मार के आ गए। हाँ, मार के। अच्छा, जब भारत अगर पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अंदर घुस के मार सकता है तो उसको इन भाड़े के टट्टुओं को पैसे देने की क्या जरूरत है? ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पाकिस्तानी आर्मी से ज्यादा स्वार्थी और मतलब निकल जाने के बाद अपने लोगों को डिच करने वाला कोई नहीं। जाके पाकिस्तान आर्मी के लिए काम कर रहे एजेंट्स के बारे में पूछिए, वो ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी फौजी मर जाते हैं करगिल में, लाशें पड़ी हुई है, पाकिस्तानी सेना का बैच, उनका नंबर सब कुछ है, और जब भारत सरकार ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को कि अपने सैनिकों को तो ले जाओ यार, तो वो बोल देता है हमारे सैनिक है ही नहीं वो। बाद में भारत की फौज ने उनका बाकायदा अंतिम संस्कार किया पूरे तरीके से, और इस बात को लेकर पाकिस्तान में बड़ी चर्चा है कि जिसके लिए काम किया वही कहे चोट्टा। ये पाकिस्तानी फौज का फिलॉसफी है। और भारत की फौज देखिए, दुश्मन है, आप हमारे यहां लड़ने आए, लेकिन आपके शहीद होने के बाद हम वही सम्मान देते हैं, उसी तरह आपको दफन किया गया कारगिल की पहाड़ियों पर जिस तरह किसी भी आम मुसलमान को किया जाता है। तो आने वाले वक्त में पंकज जी भी और अज्ञात हमलावर ऐसे ही आतंकियों को ठोकते हुए नजर आएंगे क्या? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स ग्रुप में घमासान है। पुराने लोग आज भी पाकिस्तानी आर्मी के नए जनरल को शक की नजर से देखते हैं। असीम मुनीर के बारे में खबर यह है कि असीम मुनीर से कई आतंकी खुद नाराज है, और अगर मौका मिला तो कहीं असीम मुनीर की हत्या न हो जाए, कोई नहीं जानता वहां। यह स्थिति वहां बन रही है धीरे धीरे। और पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक हो, या जिन आतंकियों को डिच किया गया वो लोग हों, या फिर 90 के दशक में जिन्हें मुजाहिदीन बनाकर अफगानिस्तान के लिए भेजा गया वो ट्रेन लोग जब वापस आ गए, इन सबको पाकिस्तानी फौज ने सताया है और इन सबको मार रहे हैं, और यही पाकिस्तान में गृह युद्ध की सबसे बड़ी वजह है। ठीक है पंकज जी, एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाइएगा कि इस वक्त की जो बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही, किस तरीके से आतंकी सैफुल्लाह खालिद को मौत के घाट उतारा गया, और 2006 में आतंकी सैफुल्लाह ने साजिश रची थी
आरएसएस मुख्यालय पर हमला करने की लश्कर का टॉप आतंकवादी रहा है ये। अज्ञात हमलावरों ने उसे जहन्नुम पहुंचा दिया है। आतंकी सैफुल्लाह खालिद को मौत के घाट दिन दहाड़े पाकिस्तान में उतारा गया है। नेपाल से वो लगातार अपने ग्रुप को ऑपरेट करता था सैफुल्लाह, और कहा जा रहा है कि अब बूढ़ा हो चुका था, उसका काम नहीं था, इसीलिए आर्मी ने ही उसे जहन्नुम पहुंचा दिया होगा। 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हमले का साजिशकर्ता पंकज जी रहा है, इसलिए ये बातें लगातार हो रही थी। आरएसएस मुख्यालय पर भी, बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे भी, और रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर भी। इसके अलावा कश्मीर में 2001 में कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा। फिर ये नेपाल आया। नेपाल में वो भी गाजी था, गाजी चीमा उसको बोलते हैं, उसके अंडर इसने काम किया, अपना नाम बदला, पाकिस्तान में एक शादी भी की वहां पाकिस्तानी नेपाली हिंदू महिला के साथ, और उसके साथ वहां का बकायदा पासपोर्ट ये सब बनाया, नेपाल का नागरिक बना, और नेपाल का नागरिक बनने के बाद तब ये बिहार के रास्ते भारत में एंटर करता है। ठीक है, ये अभी भी इसकी पत्नी नेपाल में है, उससे बच्चे ठीक है पंकज जी। पाकिस्तान में शादी की, नेपाल में शादी की, कश्मीर में शादी की। ये सब आतंक तो फैलाते ही हैं, साथ साथ शादियां भी करके बच्चे भी रख छोड़ते हैं जहां जहां जाते हैं, आतंकी पैदा करते चलते हैं। यही मैं तो एक नारा हमेशा बोलता था ना, कि वो नारा लगता था, आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, कोख में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद उसे बनाएंगे। बिल्कुल, और बाकी ऐसे आतंकवादियों को ही ठुकाई जारी रहेगी। फिलहाल अज्ञात हमलावरों ने मारा है, और उम्मीद यही कि पाकिस्तानी आर्मी के ही अज्ञात हमलावर रहे होंगे। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। आतंकियों को जब जब जहन्नुम पहुंचाएगा आप तक पहुंचाया जाएगा, खबर आप तक जरूर पहुंचेगी। फिलहाल पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इस आतंकवादी के ठोके जाने पर आपके विशेष विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।